गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पर लेके आए हैं बेहद ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 से डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, या डीएनए के द्विगरण का महत्व क्या है। आपके एग्जाम बन जाता है। या फिर वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की रासायनिक संरचना पर विवरण दीजिए, ये भी बन सकता है। या फिर न्यूक्लिक अम्ल क्या है एवं वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए की अणु द्विकुंडलिनी संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये आपके मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड में हमेशा आते रहते हैं और पूछे भी गए हैं इससे, तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की रासायनिक संरचना का सचित्र वर्णन करेंगे। चित्र सहित इसकी हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आपको बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, और सबसे सरल भाषा में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डीएनए। डीएनए से पहले जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल से ही आपका डीएनए और आरएनए बनता है। फिर इसके बाद डीएनए की संरचना पढ़ेंगे किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल तो सर्वप्रथम फ्रेडरिक निश्चर ने पश कोशिकाओं तथा मछलियों के शुक्राणु से न्यूक्लिक अम्ल को पृथक करने में सफलता प्राप्त की थी। और अधिकांश जीवों में जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं यह हमारे दो रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। या फिर न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, तो याद रखना, किसी कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये क्लास 12 बायोलॉजी के है। किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ, केंद्रक में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं, जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले, किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक निश्चर ने पश कोशिका तथा मछलियों के शुक्राणुओं से किया था, याद रखिएगा। न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिस्चर ने पश कोशिकाओं, कहाँ पर, पश कोशिकाओं तथा मछलियों के शुक्राणु से किया था।
तो याद रखिएगा न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था, तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिच मिस्चर ने पश कोशिकाओं तथा मछलियों के शुक्राणुओं से किया था। अगर न्यूक्लिक अम्ल देखें तो मेरे प्यारे बच्चों न्यूक्लिक अम्ल 2 रूपों में पाया जाता है। यही न्यूक्लिक अम्ल कितने रूपों में पाया जाता है, तो यही न्यूक्लिक अम्ल 2 रूपों में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल 2 रूपों में पाया जाता है। पहला किस पाया जाता है, तो पहला मेरे प्यारे पाया जाता है डीएनए में। पहला पाया डीएनए में, दूसरा पाया जाता है आरएनए में। तो न्यूक्लिक अम्ल 2 रूपों में पाया जाता है। पहला तो डीएनए में पाया जाता है और दूसरा पाया जाता है हमारा कहाँ पे, आरएनए में। ठीक है, डीएनए तथा आरएनए दोनों का ही निर्माण हमारा पेप्टोज, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल के अणु तथा नाइट्रोजनी क्षारकों से होता है। और नाइट्रोजनी क्षारक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। वही पिरामिडीन के अंतर्गत साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल सम्मिलित किया जाता है तथा प्यूरिन्स के अंतर्गत हमारा एडिनिन तथा ग्वानिन को सम्मिलित किया जाता है। तो हमारे जो नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, एक पिरामिडीन तथा दूसरा प्यूरिन्स। तो लिखेंगे डीएनए तथा आरएनए दोनों का निर्माण पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, पेंटोस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल के अणु तथा नाइट्रोजनी क्षारकों से होता है। अणु तथा नाइट्रोजनी क्षारकों से होता है। और नाइट्रोजनी क्षारक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है, तो पहला होता है पिरिमिडीन्स, दूसरा होता है प्यूरिन्स। ये पिरिमिडीन्स और प्यूरिन्स क्या होते हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो पिरिमिडीन्स के अंतर्गत हमारे जो आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। साइटोसिन, थाइमिन और मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है, यूरेसिल आता है। प्यूरिन्स के अंतर्गत क्या आता है, एडिनिन तथा ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन। ओके, याद रखना। डीएनए के निर्माण में भाग लेने वाले जो शर्करा होते हैं वो हमारे डीऑक्सीराइबोज प्रकार की होती है, और जबकि आरएनए के निर्माण में राइबोज शर्करा भाग लेती है। इसको भी आप लोग याद रखना। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि डीएनए के निर्माण में भाग लेने वाली शर्करा डीऑक्सीराइबोस प्रकार की होती है। शर्करा डीऑक्सीराइबोस प्रकार की होती है। वहीं पर अगर आरएनए देखें तो आरएनए के निर्माण में भाग लेने वाली शर्करा राइबोस प्रकार की होती है। राइबोस प्रकार की होती है।
ठीक है ना, ये याद रखना। ये हमारा किसके अंतर्गत है, ये हमारा वाटसन और क्रिक के द्वारा हमारा जो प्रस्तुत किया गया है, उन्हीं के द्वारा हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अपने से कोई भी हमने पॉइंट को ऐड नहीं किया गया है, पूरा का पूरा हमने वाटसन और क्रिक के द्वारा ही प्रस्तुत सिद्धांत क्या मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आता है डीएनए के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण। हमारा क्या है, क्या डीएनए के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण। डीएनए के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर इसमें पहला देखें तो इसके दोहरे कुंडलाकार मॉडल को सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके दोहरे कुंडलाकार मॉडल को सर्वप्रथम सन 1953 ईस्वी में वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था, वाटसन तथा क्रिक ने। अगले स्टॉप पॉइंट में क्या होगा, तो दोहरे कुंडलन में अगर डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं, दोहरे कुंडलन में डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। अगले मेरे प्यारे बच्चों स्टॉप पॉइंट में क्या हो जाएगा, अगला स्टॉप पॉइंट हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड के निर्माण में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के शर्करा के फास्फेट संलग्नता द्वारा जुड़ते हैं। ये तो हो जाएगा ना। डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे के हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी रहती है। डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी रहती है। हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी रहती है। अगले स्टॉप पॉइंट में क्या होगा, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में शर्करा के अणु एक दूसरे से 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियो, अभी संरचना भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला या श्रृंखलाओं में शर्करा के अणु एक दूसरे से 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला स्टॉप पॉइंट क्या बनेगा, डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए अणु का
व्यास 20 एंगस्ट्राम होता है। अगर कोई बोले कि डीएनए अणु का व्यास कितना होता है, बता दीजिएगा 20 एंगस्ट्राम होता है। अगले स्टार पॉइंट में डीएनए अणु की रचना में अगर देखें, एक पूर्ण चक्रों की दूरी 34 एंगस्ट्राम की होती है। यानी कि अगर इसको हम लोग सही समझे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर मतलब कि अपने शब्दों में लिखे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो इनके बीच की जो एक चक्रण के बीच की दूरी होती है वो कितना होती है, 34 एंगस्ट्राम की दूरी होती है। यानी कि कुंडलाकार रचना में एक पूर्ण चक्र 34 एंगस्ट्राम की दूरी पर होता है। 34 एंगस्ट्राम की दूरी पर होता है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अगले स्टार पॉइंट में डीएनए अणु के प्रति पिकोग्राम भार की लंबाई 31 सेंटीमीटर होती है। अगले स्टार पॉइंट क्या लिखेंगे, डीएनए अणु के प्रति पिकोग्राम भार की लंबाई 31 सेंटीमीटर होती है। अगले स्टार पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, पिरामिडीन तथा प्यूरीन का अनुपात 1:1 होता है। ठीक है ना, पिरिमिडीन तथा प्यूरिन्स का अनुपात 1:1 होता है। 1:1 होता है। अगर मान लीजिए आ जाए कि डीएनए के द्विगुणन में द्विकुंडलित मॉडल का महत्व क्या था, तो पहला ये था कि डीएनए खंड में 2 खंडों का संश्लेषण होता है। पहला ये था द्विगुणन के समय दोनों रज्जु अलग अलग होकर टेम्पलेट का कार्य करते हैं। तीसरा लिख सकते हैं नई कोशिकाओं में डीएनए का क्रम समान रहता है। और तीसरा जो लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट, पूरक रज्जु में न्यूक्लियोटाइड का क्रम समान होता है। अब चलिए हम लोग इसकी मेरे प्यारे बच्चों संरचना देख लेते हैं, क्योंकि आपके लिए संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेगी। तो कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन ड्रा करनी है कुछ इस टाइप से, ऐसे, फिर यहाँ पे लाइन ड्रा करनी है कुछ इस प्रकार से, इसको डबल कर लेना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, डबल कर लेना है। यहाँ पे कर लिए। अब देखिएगा, यहाँ पे कुछ आपको बीच में इस टाइप से यहाँ पे भर लेना है, खाने यहाँ बने रहेंगे। अभी आपको बता रहे हैं हम। ये है वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत डीएनए का मॉडल है। ठीक है, अब देखिए इसका जो नाम दिया गया, ये जो होते हैं, ये होते हैं मेरे क्षारक युग्म होते हैं। क्या होते हैं, क्षारक युग्म होते हैं। ओके, और ये जो हमारे होते हैं यहाँ पे होते हैं हमारे शर्करा फास्फेट श्रृंखला, शर्करा फास्फेट श्रृंखला। देखिए एक ऊपर ऊपर तौर पे बना रहे हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए और करके आए। आपको ऐसा नहीं बताएंगे कि आपको याद भी ना रहे और आप करके भी लाए। ठीक है ना, तो मोटे तौर पे हम लोग जानेंगे, इसमें भी हम लोग डॉट डॉट कर देंगे। फिर इसकी मैंने बात की थी चौड़ाई की, यानी कि व्यास की, तो इसका व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्राम। फिर मैंने बताया था कुंडलाकार रचना में एक पूर्ण चक्र कितना होता है, 34 एंगस्ट्राम का, यानी कि इसके आधे से लेके इसके आधे तक की जो दूरी होती है 34 एंगस्ट्राम की होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक बीच से जब डॉटेड करके काट देंगे तो इसका नाम दे देते हैं मेरे प्यारे बच्चों अक्ष।
क्या नाम दे देते हैं? इसका नाम दे देते हैं, अक्ष नाम दे देते हैं। और अगर इसकी बात करेंगे, एक क्षारक युग्म से दूसरे क्षारक युग्म के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत डीएनए की रासायनिक संरचना या अणु संरचना, कुछ भी आप इसको कर सकते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आ जाता है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।